अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है निकोल प्रिज्म के बारे में। हमने लास्ट लेक्चर जो देखा दैट इज द डबल रिफ्रैक्शन। हमें पता चला कि लाइट जब कैल्साइट क्रिस्टल पे फॉल करती है तो दो प्लेन पोलराइज्ड लाइट बाहर आती हैं। तो आज हम एक उसे कह लें एक ऑप्टिकल डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे जो वहां से हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट कैसे हासिल कर सकते हैं। तो ये बेसिक आउटलाइन है हमारे लेक्चर की। तो पहले देखते हैं कि निकोल प्रिज्म हमारे पास विलियम निकोल ने 1928 में एक ऑप्टिकल डिवाइस यानी एक तरह से इन्वेंट की जो कि किस मकसद आती थी कि आपको पोलराइज लाइट भी मिल सकती है और आप उसे एनालाइजर के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। इस डिवाइस को उसी के नाम पे फिर निकोल प्रिज्म कहा जाने लगा। अब होता क्या है कि आपके पास जो लीनियर पोलराइज रे है जो कि आपके पास डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल से बाहर आ रही हैं, यानी दो आ रही थी, उनमें से एक को एलिमिनेट करना है। जो इमर्जिंग लाइट होगी जाहिर सी बात है वो फिर लीनियरली पोलराइज्ड लाइट होगी। तो ये बेसिक कंसेप्ट है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि दो रे में से एक को रोक के एक को जाने देना है। ठीक है, अब वो दो रे कौन कौन सी हैं उसको जरा डिटेल में देख लेते हैं, हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो आप बेसिक प्रिंसिपल कह लो। ये बेस करता है सारा किस पे? डबल रिफ्रैक्शन पे। किया कि लाइट जब उसमें से पास करती है कैल्साइट क्रिस्टल में तो दो हिस्सों में चली जाती है, यानी दो रेज बन जाती हैं। एक रे जो है वो उसकी जो वाइब्रेशंस है वो आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, जिसको आप ऑर्डिनरी रे बोलोगे। अब यहां पे देखो तो ये नीचे वाली ओ रे आपको दिख रही है, इस पे डॉट लगे हुए हैं, यानी इस पेज से परपेंडिकुलर, यानी कि आपकी स्क्रीन के परपेंडिकुलर। तो आप कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के ये परपेंडिकुलर इसमें वाइब्रेशन चल रही होती है। ठीक है, जबकि जो दूसरी रे है ई रे, जिसे हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे बोलेंगे, इसमें जो आपके पास वाइब्रेशन चल रही हैं वो पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, जैसे इस पेज के पैरेलल है, जैसे स्क्रीन के पैरेलल है। तो ई रे और दो रे, अब ये दो और रे दोनों ये है प्लेन पोलराइज, मगर इनकी डायरेक्शन में फर्क है। एक आप कह लो दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, ऐसे समझ सकते हैं। अब हम क्या चाहते हैं भाई? हम चाहते हैं प्लेन पोलराइज बीम हो, तो इसका मतलब इन दो में से एक को एलिमिनेट करते हैं। तो हम निकोल प्रिज्म क्या करेगा? ये करेगा भाई कि ओ रे को एलिमिनेट करेगा किसकी मदद से? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट आ जाएगा इसमें। वो कैसे आएगा यही हमने पढ़ना है। और जबकि ई रे को जाने देगा तो इसका मतलब पहली बात तो तय हो गई कि हम ओ रे को रोकने वाले हैं। और किसकी मदद से रोकने वाले हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की मदद से रोकने वाले हैं। अच्छा जी, अब ये बनता कैसे है क्रिस्टल प्रिज्म, जरा समझ लेते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन में कैल्साइट क्रिस्टल ही होता है जिसकी लेंथ इसकी चौड़ाई से 3 गुना ज्यादा होती है, यानी लंबाई चौड़ाई से 3 गुना ज्यादा है। अब इसमें लफ्ज बार बार आएगा प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ क्रिस्टल। ये क्या होता है? ये बुनियादी तौर पे एक प्लेन है, यानी प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ क्रिस्टल एक प्लेन है। इस प्लेन में ऑप्टिकल एक्सिस भी आ जाएगा और ये प्लेन जो होगी अपोजिट फेसिस के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है बात? क्रिस्टल के जो अपोजिट फेसिस हैं तो उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ क्रिस्टल। अब आप मानो कि क्रिस्टल में कितने फेसिस होते हैं? 6। तो इसका मतलब वहां पे 3 प्रिंसिपल सेक्शन बनेंगे, क्योंकि दो दो का पेयर हो गया ना। तो आपके पास इसका मतलब जो कॉरस्पॉन्डिंग पेयर है उसके अपोजिट फेसिस में, जैसे अब यहां पे देखो आपको एक क्रिस्टल दिखाया जा रहा है। आप सामने वाले जो सरफेस है जरा उसको नोट करो, बी सी ई एफ। जो पीछे वाली सरफेस है उसे नोट करो, ए डी एफ एच। ये जो बीच में डॉटी डॉटी लाइनें आपको ये लाइन लग रही है, ये आपका बेसिकली क्या प्रिंसिपल सेक्शन है। देखो तो ये इसके भी परपेंडिकुलर है, ये उसके भी परपेंडिकुलर है। ठीक होगी बात? तो अब इसी को मैं इस तरीके से समझा देता हूं, यानी आपने जो इसका व्यू ले लिया है वो आप इस तरीके से आ जाएगा आपके पास। अब ये क्या है? लेट्स से हम बात करते हैं एबीसीडी प्रिंसिपल सेक्शन है क्रिस्टल का, जैसे आप यहाँ पे एबीसीडी देख रहे हैं। हमने क्या किया, जो इसके एंड फेसिस हैं यानी ये साइड वाले, ये वाले, इनको हमने कट करना है अपोजिट ब्लंट कॉर्नर से। ठीक है बात?
तो आपके पास परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि आप जैसे ये देख रहे हैं तो आप थोड़ा सा कट लगा रहे हैं, जैसे ये देख लें ये सीधा था, आपने इसका ब्लंट कॉर्नर से कट किया है, ठीक है। इधर से देखें सीडी से कट किया आपने दोनों साइडों से, तो अब ये एक पैरेललोग्राम सी शक्ल आ गई। अब आपने जो इसके किनारे हैं, जो कट सरफेसेस हैं, इनको रगड़ना है, इस पे पॉलिश करनी है। कट करने से पहले इनका जो एंगल था वो एक तरफ था नीचे 71, ऊपर था आपके पास 109, तो दोनों अपोजिट का एंगल 180 होना चाहिए, तो वो 71 और 109 था। तो जब आप इनको कट कर दोगे फिर रगड़ के पॉलिश करोगे, तो अब इनके जो नए एंगल होंगे वो 68 और 1112 होंगे। बात समझ गए कि पहले ये 71 और 109 की थे, अब ये कितने हो गए, ये हो गया आपके पास रिड्यूस होके नीचे वाला 68 हो गया, ऊपर वाला बढ़ के कितना हो गया 112 हो गया। क्लियर होगी बात। अब आगे चलते हैं कि आपके पास अब आपने इस पूरे क्रिस्टल को दो हिस्सों में आपको नजर आएगा, जैसे ट्रायंगल होती हैं दो, जो प्रिज्म कह लो, तो आपकी एक प्रिज्म ऊपर वाले पोर्शन में, एक पोर्शन नीचे वाली आ रही है। आपने क्या करना है, इनको जोड़ना है, दोबारा कट करना है, कट करके क्या करना है, जोड़ना है। यानी कि आपने ये जो आपको फिगर दिख रही है इसके समझो कि कट लगाना है, ए डी से छुरी लगाते हुए बी सी तक लानी है। तो दो पोर्शन आपके पास हो गए, जो अब आपको यहाँ पे ये रेड कलर में तिरछा सा दिखाई दे रहा है, ठीक होगी बात। अब आपके पास क्या है जनाब, अब आप इसको किसकी मदद से काटना है, फिर दोबारा जोड़ना है। जोड़ना किसकी मदद से है, कैनेडा बाल्सम की मदद से। अब ये कैनेडा बाल्सम क्या होता है, ये एक लिक्विड है, ट्रांसपेरेंट ग्लू का काम करता है एक तरह से कैल, और इसका जो खास बात क्या है कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये आपके पास ई रे और ओ रे जो कैल्साइट क्रिस्टल का होता है उसके बीच में लाई करता है। जैसे मैं नीचे वैल्यू दे देता हूं कि जो कैनेडा बाल्सम का आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.55 है, और जो आपके पास ऑर्डिनरी रे है रिफ्रैक्टिव कैल्साइट क्रिस्टल में वो है 1.66। ये मैंने राउंड ऑफ वैल्यू लिखी है, एग्जैक्ट वैल्यू मैं एंड पे दे दूंगा। तो आपके पास जो आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.48। जरा देखो कि ऑर्डिनरी का 1.66, ये है 1.48, जबकि कैनेडा बाल्सम का 1.55। तो इसका मतलब मिड वे में आ गया ना, दरमियान में आ गया। तो ऐसे मटेरियल से आपने उनको दोबारा जेल कर देना है, दोनों हिस्सों को जोड़ देना आपस में। फिर क्या होगा, अब आपके पास जो कैनेडा बाल्सम है वो डेंसर हो गया किससे, कैल्साइट ऑफ ई रे से, जबकि रेयर हो गया किससे, आपके पास ओ रे से। इसका मतलब समझो कि ये जो आपका पोर्शन है इसमें जो रे आएगी, ये नीचे वाली जो रे आप देख रहे हो ये ओ रे है, ये ओ रे अब आपकी एक तरह से क्या है कि आपके पास डेंसर मीडियम से जा रही है, किसमें, रेयर मीडियम में, क्योंकि कैनेडा बाल्सम इसके लिए रेयर है जबकि ये खुद इस वक्त डेंसर है। तो डेंसर से रेयर में जब जाते हैं, एंगल क्रिटिकल एंगल से अगर ज्यादा हो जाए तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर जाती है। तो यही बात मैंने नीचे लिख दी कि अगर आपका एंगल ऐसी सूरत हाल में क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया तो वो रे वापस आ जाएगी इसी मीडियम में, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी। अब वो एंगल कितना होगा वो निकाल लेते हैं। अब आपको कैनेडा बाल्सम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पता है, आपको कैल्साइट का ऑर्डिनरी रे का भी पता है, वो 69 डिग्री आ जाएगा। मतलब कि 69 डिग्री से ज्यादा एंगल पे हिट करना चाहिए कैनेडा बाल्सम को, ताकि आपके पास वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर सके। अब ये जो एंगल जिसने हिट करना है, ये जो ओ रे हिट करेगी कैनेडा बाल्सम को, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है वो एंगल जो ए प्राइम और बी का मेट कर रहा है किसके साथ, बी प्राइम और सी के साथ। यानी आप ये एंगल जो आपके पास है, जिस पहले 71 था, अब नया वाला कितना हो गया, 68 हो गया, इस एंगल पे डिपेंड कर रहा है, ए प्राइम बी ये वाला और बी सी प्राइम पे। तो ये पहले 71 था, 71 था, कट होके कितना हो गया, 68 हो गया। और दूसरा ये किस चीज पे डिपेंड करता है, ये लेंथ और ब्रेड्थ की रेशियो पे डिपेंड करता है, वो जो शुरू में मैंने बात की थी 1:3 की रेशियो है। तो ये एक वाहिद वजह थी कि आपने क्रिस्टल को ऐसे चूज किया कि वो लंबाई चौड़ाई से 3 गुना ज्यादा है, और 71 डिग्री कम होके कितना हो गया, 68 डिग्री। अब ऐसा करने से क्या हासिल हुआ कि जब ऑर्डिनरी रे कैनेडा बाल्सम पे फॉल करेगी तो उसका एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा, वहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी और वो अब्सॉर्ब हो जाएगी यहाँ पे नीचे वाले एंड से, जबकि ई रे तो सीधा चली गई।
थोड़ी सी रिफ्रैक्ट तो होगी खैर कैंडा बाल्सम से गुजरते वक्त। तो अब ये नीचे जो आपके पास है ये बी प्राइम सी वाली जो सतह या ए प्राइम डी वाली हिस्सा दिख रहे हो, इसे आपने कोट किया हुआ है लैंप ब्लैक से और आपने इसे ब्रास ट्यूब में एनक्लोज रखा हुआ है इन साइडों को, जबकि ये जो साइडें हैं ए प्राइम बी और सी प्राइम डी ये खुली हैं, यहां से आपके पास यानी इनको इंसिडेंट और ट्रांसमिटेड रे आ जा सकती हैं। ठीक है, अब ये जो ट्रांसमिटेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है हम जानते हैं, मैंने पढ़ा था कि इसकी वाइब्रेशन पैरेलल है प्रिंसिपल सेक्शन के, जैसे आप देख सकते हैं हमने कहा था पेज के पैरेलल है, स्क्रीन के पैरेलल है, तो इसका मतलब अब एक रे बाहर जा रही है, तो निकोल प्रिज्म ने एक्ट किया किस तौर पे, पोलराइजर के तौर पे। ठीक होगी बात। अब हम बात करते हैं क्या हम इसे एनालाइजर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो खूबी है ना कि ये जो ट्रांसमिटेड रे है मुझे पता है, अब डिफाइन है मेरे लिए कि उसकी वाइब्रेशंस पैरेलल है प्रिंसिपल प्लेन के। अब मैं उसके आगे एक और यही रख देता हूं निकोल प्रिज्म, ताकि मैं एनालाइजर के तौर पे इस्तेमाल कर सकूं। अगर वो इसके पैरेलल ही रख दी मैंने, तो ये जो रे यहां से गुजरेगी यानी मैक्सिमम ट्रांसमिशन हो जाएगी, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन जो है वो तो उसी प्लेन में ही जा रही है ना, एक तरह से कोई बदलाव आया ही नहीं। अगर मैं इसको यानी जो निकोल प्रिज्म को परपेंडिकुलर रख दूं, तो आपकी कोई भी ट्रांसमिशन नहीं होगी, क्योंकि वो उसके परपेंडिकुलर हो जाएंगी। तो आपके पास निकोल प्रिज्म एनालाइजर के तौर पे एक्ट कर सकता है। अब इसमें कुछ चंद बातें जो पॉइंट्स याद रखने हैं, अगर अनपोलराइज्ड लाइट आ जाएगी तो उसकी इंटेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे मर्जी रख लो कोई ना कोई प्लेन तो उसमें से गुजर जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपकी लाइट मल्टीपल प्लेन्स के अंदर लाई कर रही होती है। और अगर पार्शली पोलराइज्ड है तो इंटेंसिटी में मामूली सा फर्क पड़ेगा, मगर वो जीरो फिर भी कभी नहीं होगी, क्योंकि कोई ना कोई प्लेन तो फिर भी पॉसिबली वहां से पास कर रही होगी। अब आपके पास अगर पोलराइज्ड लाइट होगी तो इंटेंसिटी आपकी मैक्सिमम होगी जब वो उसी के पैरेलल में पड़ा होगा निकोल प्रिज्म, और अगर आप उसे 90 डिग्री घुमा दोगे तो वो जीरो हो जाएगी। अच्छा, अब क्योंकि वो उसके परपेंडिकुलर आ जाएगा ना, तो अब इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट है, जो आपको मैंने बताया था, जैसे एस नॉट एम यहां पे है जो क्रिस्टल पे हिट कर रहा है ए प्राइम बी पे, ये एंगल ये तय अगर बढ़ा दें इसको, तो आपके पास जो कैंडा बाल्सम को हिट करने वाला एंगल है वो कम हो जाएगा, यानी इधर से बढ़ाते जाओ तो इधर से कम होता जाएगा। तो अगर आप इसे 14 डिग्री से ज्यादा कर देंगे तो जो कैंडा बाल्सम के साथ जाके अंदर हिट होगा वो 69 डिग्री से कम हो जाएगा, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगी। इसका मतलब वो ओ रे भी गुजर जाएगी, तो वो तो मिक्स हो जाएगी ई रे के साथ, यानी आपके पास फिर आपको प्लेन पोलराइज सिंगल रे नहीं मिलेगी आपको। तो ये कंडीशन आ गई कि आपने 14 डिग्री से ज्यादा नहीं उसे इंसिडेंट होने देना। फिर दूसरी चीज एक और मसला है कि आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कैल्साइट क्रिस्टल का, वो ई रे में अब उसकी डायरेक्शन यानी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होता है। हमने इसीलिए तो कहा हुआ है कि ई रे की स्पीड मुख्तलिफ डायरेक्शनों में मुख्तलिफ होती है, क्योंकि उसके लिए जो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मुख्तलिफ सिमतों में मुख्तलिफ होगा। तो अब हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि वो मिनिमम होगा जब वो ऑप्टिकल एक्सिस के राइट एंगल होगा, और मैक्सिमम होगा जब वो ऑप्टिकल एक्सिस के अलोंग चल रही होगा। यानी आपकी जो ई रे है अगर वो ऑप्टिकल एक्सिस के अलोंग होगी तो आपके पास मैक्सिमम आ जाएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होगा तो स्पीड कम हो जाएगी। तो याद है ना, ई रे की स्पीड ऑप्टिकल एक्सिस के अलोंग मिनिमम थी और आप राइट एंगल पे क्या थी, मैक्सिमम थी। अच्छा, अब आप मुद्दे पे आते हैं सीधा। तो आपके पास ऑप्टिकल एक्सिस पे अलोंग अगर हम चलें तो ई रे और ओ रे सेम स्पीड से अगर हम कह सकते हैं चल सकती हैं एक सर्टन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर यानी एक खास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि इन दो वैल्यूज के बीच में आएगा, जिसे मैंने पहले 1.55 कर दिया था और यहाँ पे 1.66 कर दिया था, इसके बीच में अगर वो आएगा तो आपके पास वो एक दोनों वैल्यू सेम हो गई। अगर दोनों वैल्यू सेम हो गई हैं तो इसका मतलब जो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ई रे का है वो ज्यादा हो सकता है किससे, बाल्सम कैंडा के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो ई अगर ऐसा हो गया तो वो डेंसर से रेयर वाला मामला ही हो जाएगा। डेंसर से रेयर वाला मामला हुआ तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकती है। इसका मतलब अगर ऐसा हो गया तो फिर तो कोई भी लाइट बाहर नहीं आएगी, वो तो सारी अंदर ही अब्सॉर्ब हो जाएंगी। तो आपके पास जो निकोल है वो आपके पास पोलराइज्ड यानी लाइट को कन्फाइन कर लेगा। अगर आप 14 डिग्री एंगल्स दोनों साइडों यानी कि आपके पास होगा तो 14 डिग्री से ज्यादा करोगे तो वो अंदर ही रह जाएगा।
तो ये जनाब हमारे पास दो ड्रॉबैक्स थे कि एंगल 14 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और आपके एक सर्टेन डायरेक्शन में अगर लाइट चली गई ई रे तो वो भी फिर अंदर ही रह जाएगी, वो भी बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू चेंज होती है। अगर 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 उसकी वैल्यू अगर कैंडा बाल्सम से क्या हो गई, ज्यादा हो गई, तो फिर तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना कर देगी, तो वो अंदर ही कैद हो जाएगी। तो ये दो इसके ड्रॉबैक्स माने जाते हैं। तो ये जनाब हमारा आज का लेक्चर था। हमने निकोल प्रिज्म को डिटेल में समझा, हमने उसकी कंस्ट्रक्शन समझी, वर्किंग पढ़ी और उसके कोई ड्रॉबैक्स देखे। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।